साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ तथा जो एपीएस की परीक्षा होनी है उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग मेक आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी के पहले टेस्ट को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपको जीएस और हिंदी दोनों के प्रश्न मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, इस काल के लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल सही कथन। दूसरा, इस काल के बारे में जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, ये भी कथन आपका सही है। दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए व्याख्या भी दी गई है। तो इस काल में लिखित विवरण नहीं है। इस काल के विषय की जानकारी पाषाण के उपकरणों तथा मिट्टी के बर्तनों व खिलौनों से प्राप्त होती है। इस काल के बारे में जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। अगला है, नीचे दिए गए वक्तव्य, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, कथन और दूसरा कारण है। तो हमें इन कथन कारण के आधार पर सही उत्तर का पता लगाना है। कथन है कि आदि ऐतिहासिक काल के संबंध में जानकारी पुरातत्व स्रोतों पर निर्भर। ये कथन आपका सही है। कारण, आदि ऐतिहासिक काल में लेखन कला या लेखन कला के प्रचलन के बाद भी लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। तो ये कथन आपका सही है। स्पष्टीकरण भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला कथन है आपका, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 100 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। 100 अरब वर्ष प्राचीन। तो ये कथन गलत है, क्योंकि ये 100 अरब वर्ष प्राचीन नहीं बल्कि 4 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कथन, प्रागैतिहासिक काल को वैज्ञानिक शब्दावली में प्लाइस्टोसीन अभिनूतन युग कहा गया है। यह कथन आपका सही है। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए कथन कांड का। कथन है कि मानव सभ्यता के विकास में पाषाणों का बहुत महत्व रहा है। यह कथन आपका सही है। कारण, सर्वप्रथम समस्त औजार हथियार आश्रय मानव ने पाषाणों से ही प्राप्त किए। तो कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथन युग्मों में से कौन सा या से सही है। पाषाण काल और उनकी अवधि, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, पूरा पाषाण काल जो है ये 5 लाख से 8,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक है तथा नौ पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व है। ये तीनों के तीनों सही है। 1 2 3 हो जाएगा। क्योंकि पाषाण युग में कालांतर में क्रमिक रूप से मानव का जीवन अधिक व्यवस्थित होने लगा तथा इसी आधार पर पाषाण को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल। ठीक है। नौ पाषाण काल में आपका जो है मानव बस्तियां बना के रहने लगा था। ठीक है। ये पहियों का प्रयोग करने लगा था, आग का उपयोग करना जान गया था। आगे बढ़ते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ। आग का आविष्कार जो है आपका पूरा पूरा पाषाण काल में हो गया था। जो पाषाण युग के 3 काल हैं उसमें से पूरा पाषाण काल में हो गया था। ठीक है। देखिए, पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था और पहिए का आविष्कार नौ पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है नौ पाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया था। मनुष्य में स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है वो नौ पाषाण काल में जागृत हुई थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग किया था। उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार जो है वो कुल्हाड़ी था और इसकी प्राप्ति स्थल हमें कहां से हुई। अतिरम पक्कम से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं और बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, कृषि का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो यह कथन गलत है, क्योंकि कृषि का आविष्कार नौ पाषाण काल में हुआ था। दूसरा, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं व जौ थी। यह कथन आपका सही है। तो यहां पर पहला गलत है, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो देखिए कोल्डिहवा से है। ठीक है। यहां मेहरगढ़ दिया गया परंतु कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। तो आपका जो कोल्डिहवा है भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। यह ग्राम देवघाट के पास बेलन नदी घाटी में स्थित है। तो कोल्डिहवा का संबंध जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। आगे बात करते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस वाले प्रश्न में कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में किस स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। देखिए, यदि कोल्डिहवा, मेहरगढ़ और लहुरा देव दिया गया है तो लहुरा देव हो जाएगा। यदि लहुरा देव नहीं तो दूसरे नंबर पे मेहरगढ़ आएगा। यदि मेहरगढ़ नहीं होगा तो कोल्डिहवा आएगा। तो इसलिए यहां पर मेहरगढ़ ही सही होगा। ठीक है। तो 10 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए कथन कांड का। कथन है कि
पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की खोज हुई थी। ये कथन सही है, कारण भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला, ये भी सही है, परंतु ये एक दूसरे को मतलब व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों सही है किंतु कारण जो है वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की खोज हुई थी। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रुशफुट को जो है भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। देखिए, रॉबर्ट ब्रुशफुट ये भूतत्व सर्वेक्षक थे। इनको द्वारा खोजे गए उपकरणों को 1837 ईस्वी को बियाना, ऑस्ट्रिया की राजधानी बियाना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में रखा गया। रॉबर्ट ब्रुशफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने थे? तो ये जो है आपके पत्थर के बने थे। किसके? स्फटिक अर्थात पत्थर के बने थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी? तो रॉबर्ट ब्रुशफुट ने 1863 में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्राचीन नगर था? सबसे प्राचीन नगर यहाँ का मोहनजोदाड़ो था। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये अंतरजी खेड़ा से जो है कपड़े की छपाई के अवशेष मिले, जबकि जखेड़ा से जो है लोहे का हंसिया, कुदाल, ताम्र चूड़ियां मिली हैं, जबकि कोल्डिहवा से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला और निवासा से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। पुरापाषाण काल में जीव जिनसे मानव परिचित था वो कौन कौन से हैं? तो इसमें आप देखें, बंदर, मछली, हाथी, इन तीनों से परिचित था, तो डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं भारत के पाषाणकालीन स्थल और वो कहाँ अवस्थित हैं। तो देखिए, बागोर जो है आपका राजस्थान में है, बागोर आपका राजस्थान में 3 से मिला दीजिए। आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में 1 से मिलाइए। सराय नाहर राय ये आपका उत्तर प्रदेश में है, 2 से मिला दीजिए। बलसाना आपका लंघनाज और बलसाना गुजरात में है, तो 4 से मिला दीजिए। ठीक है, तो 3 1 2 4 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि भारत में सोहन नदी घाटी से पुरापाषाण उपकरणों की खोज डी एन वाहिया ने की थी, ये कथन सही है। दूसरा, राजस्थान के थार मरुस्थल के डिडवाना क्षेत्र से पुरापाषाणकालीन पुरातात्विक बस्तियां प्राप्त हुई हैं, ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, पुरापाषाणकालीन स्थल भीमबेटका निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका जो है आपका कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो देखिए, नर्मदा नदी क्षेत्र व विंध्य पर्वतमाला में पुरापाषाणकालीन बस्तियों के अवशेष मिले हैं, जिनमें भीमबेटका प्रसिद्ध है। विंध्य से दक्षिण पुरापाषाणकालीन अनेक स्थल जो है यहाँ पर स्थित हैं। तो विंध्य से दक्षिण ताप्ती, गोदावरी, भीमा, कृष्णा नदियों के किनारे जो हैं वो पुरापाषाणकालीन अनेक स्थल जैसे कि नवाशा, कोरेगांव, शिकारपुर आदि स्थित हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा या से कथन सही है। पहला, दक्षिण भारत में हमें पुरापाषाणकालीन बस्तियों की कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, गलत है। सुदूर दक्षिण में कृष्णा की सहायक नदियों के तटों पर पुरापाषाण युगीन अनेक बस्तियों के अवशेष मिले हैं, जिनमें बागलकोट, पैनियार, गुड्डियम प्रमुख हैं। देखिए, पुरापाषाणकालीन स्थल बस्तियों के जो साक्ष्य हैं वो पूरे भारत में आपको लगभग मिलते हैं। तो दूसरा कथन है, बंगाल में दामोदर नदी के तट पर पुरापाषाणीय अवशेष मिले हुए हैं, ये कथन आपका सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, बिहार में राशि नदी के तट पर सिंहभूम, बंगाल में दामोदर तथा स्वर्ण रेखा नदियों के तट पर पुरापाषाणी अवशेष मिले हुए हैं। आगे बात करते हैं, पुरापाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताने इनमें से कौन सा सही। पहला, इस काल के मानवों को चमकीले पत्थर के मानव भी कहा गया है। पुरापाषाण काल के मानवों को चमकीले पत्थर के मानव भी कहा गया है, ये कथन आपका सही है। इस काल के मानव ने कृषि करना सीख लिया था पुरापाषाण काल के, ये कथन गलत है। कृषि का कार्य जो है नवपाषाण काल में सीखते हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, पाषाण काल की आरंभिक अवस्था अर्थात पुरापाषाण का नाम यूनानी शब्दों के आधार पर रखा गया है। सबसे आदिम व्यक्ति को पुरापाषाणकालीन मानव कहा गया है। भारत में अधिकतर अवशेष चमकीले पत्थर के निर्मित हैं, इसी कारण इन मानवों को चमकीले पत्थर के मानव कहा गया है। पुरापाषाणकालीन मानव ने अग्नि जलाना सीख लिया था। देखिए,
इन्हें आग की जानकारी थी, परंतु आग का उपयोग करना इनको नहीं पता था। करनूल जिले की गुफाओं में अग्नि के चिन्ह मिले हुए हैं। आगे बात करते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। आदमगढ़ से क्या मिला है? बागोर और आदमगढ़ से पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला है, तो 1 से। चिराद से हड्डी के औजार मिले हैं। हस्तिनापुर से जो है जंगली गन्ना, चावल, कांच की चूड़ियां मिले हैं, तो 3 से मिले। बुर्ज होम जो है यहाँ से गर्त आवास मिले हैं, तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं और बताना इनमें से कौन सा या से सही है। मध्य पाषाण काल के बारे में, यह काल पुरापाषाण व नवपाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल है, सही है। इस काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल किया जाता था, ठीक है। इस काल में पत्थर के औजार बहुत छोटे माइक्रोलिथ होते थे। इस काल में पशुपालन के प्रमाण मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़ से मिले हैं, ठीक। तो यहां पर पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। तो पहला, इस काल में मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की श्रेणी में आ गया था। देखिए यहां पर पहला कथन सही है। दूसरा, संपूर्ण विश्व की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल पहले शुरू हुआ था, यह कथन सही नहीं है। तो यहां पे बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नवपाषाण काल को जॉन लुबाक ने नवपाषाण संस्कृति की संज्ञा दी। इसका कारण यह है कि इस काल में मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की श्रेणी में आ गया था। विश्व स्तर पर लगभग 9000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है, मतलब यहाँ पे बाद में शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। तो देखिए राजस्थान में कौन सा स्थल है? तो राजस्थान में आपका जो है बागोर और तिलवार है, तो बागोर से 2 से मिलाइए। मध्य प्रदेश में क्या है? आदमगढ़ है, तो 3 से मिला दीजिए। उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में आपका बेलन घाटी, सराय नाहरराय, महदहा है, तो 4 से मिला दीजिए। और गुजरात में आपका लंघनाज है, बलसाना है, तो यहाँ 1 से मिला दीजिए। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बीरभानपुर नामक मध्य पाषाणकालीन स्थल किस राज्य में स्थित है? तो बीरभानपुर नामक जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये यहाँ के बर्दवान जिले में दुर्गापुर के समीप दामोदर नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये जो है संस्कृत मंत्रालय के तहत आता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। देखिए इसके ये जो है प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है। यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है और यह संस्कृत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा या से सही। सराय नाहरराय से पशुओं की अधजली हड्डियां मिली हैं, ये कथन सही है। सराय नाहरराय से उत्तर प्रदेश में है। चौपानी मांडो से गर्द चूल्हे का साक्ष्य मिला है, चौपानी मांडो से, ये भी कथन सही है। और चौपानी मांडो से बर्तन के भी साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है पुरातत्व स्थल और उसके साक्ष्य में? देखिए सराय नाहरराय से स्तंभगर्त के साक्ष्य मिले हैं, जो कि प्रयागराज में नहीं, ये उत्तर प्रदेश में है। चौपानी मांडो से झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, सही है। आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। और राजस्थान के बागोर से, तो बागोर से सोने की बाली नहीं मिली है, यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी वाला सही नहीं है। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। तो पहले, इस काल में पॉलिशदार औजार प्राप्त होते हैं, सही है। इस काल में गांव में बसने वाली संस्कृतियों का उदय हुआ, ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। आगे बात करते हैं, दो सूचियां प्रमुख पुरास्थल और प्राप्त साक्ष्य। सराय नाहरराय से क्या मिला? अधजली हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, सराय नाहरराय से अधजली हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, 3 से मिलाइए। बुर्ज होम से जो है गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, गर्तावास के साक्ष्य मिले 2। और आपका टेक्कल कोट से सोने की बाली, टेक्कल कोट से सोने की बाली मिली है, तो 4 से। उतनूर से कपड़े का साक्ष्य मिला है, 1 से मिलाइए। तो 3241 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चालकोलिथिक युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है, लगभग 1800 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के मध्य के काल को चालकोलिथिक युग कहते हैं, सही है। ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं, चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। इस काल में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया गया, ये भी कथन सही। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्कृत का प्राचीन नाम ताम्रवती है? तो देखिए
जो आपका आहार संस्कृत है, आहार संस्कृत का नाम जो है वो ताम्रवती है। आहार संस्कृत के बारे में बात करें, इस संस्कृत का कालखंड 2100 से 1800 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इस संस्कृत का प्राचीन नाम ताम्रवती है। इस संस्कृत का स्थानीय केंद्र गिलुंद था और यहाँ के लोग पत्थरों के घरों में रहते थे। यह बनास घाटी में स्थित है। यहाँ से तांबे से निर्मित कई उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं, इस संस्कृत का कालखंड 1400 से 700 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। यह संस्कृत ग्रामीण थी, यद्यपि इसकी अनेक बस्तियां यथा दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। उपयुक्त वाक्य संदर्भित करता है किसके बारे में? जारवे संस्कृत के बारे में। जारवे संस्कृत के बारे में यह बताता है। ठीक है, तो इसका जो प्रसिद्ध स्थल है दैमाबाद, यहाँ से एक 5 कमरों वाला मकान और काले रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के सबसे ज्यादा स्थल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिले हैं। तो ये कथन गलत है। भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृति सबसे ज्यादा स्थल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिले, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि ताम्र पाषाणिक संस्कृति सबसे ज्यादा स्थल पश्चिमी महाराष्ट्र से मिले हैं। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, नौदा टोली के उत्खनन में सभी अनाजों के साक्ष्य मिले हैं, यह कथन आपका सही है, तो यहां पे बी ऑप्शन हो जाएगा। जो आहार के, देखिए थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, आहार के लोग पत्थर निर्मित गृहों में रहते थे और दैमाबाद से कांसे की निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अगला, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो यहां से विंध्य क्षेत्र के लेखिया से आपके सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से कौन सा या से कथन जो है वो सही है। पहला, बुर्जहोम से नव पाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ, कथन ये सही है। दूसरा, बुर्जहोम महाराष्ट्र में स्थित नहीं, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नव पाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है या सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास या गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कब? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ होता है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, बागोर और भीलवाड़ा राजस्थान से मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम, अब यहाँ पे हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग में सुमेलित नहीं है? देखिए, रात का दिन, अमृत का विष, अथ का इत, अंधकार का तिमिर नहीं होता। अंधकार और तिमिर दोनों पर्यायवाची हैं, इसका उल्टा आपका प्रकाश होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग में सुमेलित नहीं है? अल्पायु का दीर्घायु, इच्छा का निच्छा, उत्कर्ष का अपकर्ष, अनुराग का विराग हो जाएगा, विराग हो जाएगा, राग का द्वेष हो जाएगा, विराग हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द आग्रह का विलोम है? तो देखिए, आग्रह का क्या हो जाएगा? दुराग्रह हो जाएगा। आग्रह का दुराग्रह, विग्रह का संधि, साग्रह का निराग्रह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग में सुमेलित नहीं है? तो अनुज का अग्रज हो जाएगा। आगामी का अंत नहीं होता है, आगामी का गत होता है, आगामी का गत होता है, तो बी वाला सही नहीं। आकर्षण का विकर्षण, उद्यमी का आलसी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग में सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अधिक का न्यून, आदान का प्रदान, बंजर का ऊसर, बंजर और ऊसर दोनों पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो बंजर का उर्वर हो जाएगा, एक का अनेक सही है, तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग में सुमेलित है? देखिए, आलस्य का स्फूर्ति सही है, अर्थ का अनर्थ सही है, उधार का नगद ये भी सही, सबके सब सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नैसर्गिक का विलोम है? नैसर्गिक का विलोम जो है कृत्रिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृत्रिम। अतिवृष्ट का अनावृष्ट हो जाएगा, उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा, उत्तम का अधम, आदर्श का यथार्थ, कृत्रिम का प्राकृतिक या नैसर्गिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग में सुमेलित नहीं है? आय का व्यय, स्वाधीन का पराधीन, अनाहार का निराहार, अनाहार का आहार हो जाएगा। निराहार और अनाहार दोनों ही पर्यायवाची हैं, तो अनाहार और निराहार का आहार हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं, दाता का याचक हो जाएगा। परोक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष का विलोम जो है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। खेद का प्रसन्न हो जाएगा, गुप्त का प्रकट, प्रत्यक्ष का परोक्ष, घृणा का प्रेम। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक विलोम शब्द युग में सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सजीव का निर्जीव, सुगंध का सुवास नहीं होता, सुगंध, सुवास, सौरभ ये सभी के सभी के हैं पर्यायवाची हैं, सुगंध का दुर्गंध हो जाएगा, बी वाला सही नहीं है। मौखिक का लिखित, संक्षेप का विस्तार। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग में जो है सुमेलित नहीं है? तो ये घात का प्रतिघात होता है,
निंदा का स्तुति होता है, मितव्यय का अव्यय होता है, अरस का नीरस नहीं होता है। अरस और नीरस दोनों ही पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, तो अरस का नीरस नहीं बल्कि सरस होगा। बंधन निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम है? तो बंधन जो है ये निर्वाण का, कैवल्य का, मोक्ष, इन सभी का जो है विलोम है। मोक्ष का पर्यायवाची मुक्ति, परम धाम, निर्वाण, कैवल्य, सद्गति, निर्वाण, परम पद, अपवर्ग, ये इत्यादि होते हैं। तो मोक्ष का विलोम आपका बंधन होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? दुर्लभ का अलभ्य नहीं होता है, दुर्लभ का लभ्य होता है। कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। सौभाग्य का दुर्भाग्य होता है, नूतन का पुरातन होता है। वाचाल का विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल का मूक होगा, वाचाल का मूक होगा, सी ऑप्शन। चंचल का स्थिर या एकाग्र होगा। मृदुल का कठोर कड़ा होगा। मुखर वाचाल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ना कि विलोम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुष्क का विलोम है? शुष्क का विलोम जो है शुष्क का आर्द्र हो जाएगा, शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। उष्ण का शीतल या शीत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? शाश्वत का चिरंतन नहीं होगा। शाश्वत और चिरंतन दोनों पर्यायवाची हैं। शाश्वत का जो है क्षणिक हो जाएगा या निरस्वर हो जाएगा। विधि का निषेध, रुग्ण का स्वस्थ, हर्ष का शोक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द द्रुण का विलोम है? तो द्रुण का विलोम सद्गुण हो जाएगा, द्रुण का सद्गुण हो जाएगा, ठीक है। शगुण का निर्गुण हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सज्जन का दुर्जन, शुभ का अशुभ, संतोष का संतोष, व्याकुल का आकुल नहीं होगा। व्याकुल एवं आकुल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। व्याकुल और आकुल दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अनाचार शब्द का विलोम क्या होगा? अनाचार का आचार हो जाएगा। सदाचार का दुराचार हो जाएगा। आदत का प्रदत्त हो जाएगा, ठीक है। आरोह का अवरोह हो जाएगा। आगामी का विगत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? आदर का अनादर, उचित का कदाचित नहीं होगा, उचित का कदाचित का निश्चित होगा। आरंभ का अंत, आह्वान का विसर्जन हो जाएगा। और आदर का अनादर, उचित का अनुचित, उचित का देखिए यहाँ पे कदाचित का निश्चित होगा जबकि उचित का अनुचित हो जाएगा। आरंभ का अंत हो जाएगा, आह्वान का विसर्जन हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।